नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2002 से लेके 2024 तक के जो पीवाईक्यूज हुए हैं अभी तक, जितने भी यूकेपीएससी के पेपर हुए हैं उसको मैं कंप्लीट यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को भी डिटेल के साथ, जहाँ पे चैप्टर वाइज हम टॉपिक देख रहे हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज लोअर पीसीएस 2011 का पेपर करेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले 2016 का पेपर और 2022 का पेपर ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप प्लेस में जाके वो सबसे देख सकते हैं। साथ ही में एफआरओ के भी 2019 का और 2021 का पेपर करवा दिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद जो होगा आपका अपर पीसीएस के पेपर यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी जो आरओ का पेपर है वो भी कराऊंगा मैं, जितने हुए आज तक। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरा जो मोटिवेशन सोर्स होता है एक आपके कमेंट और लाइक होते हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगती है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड प्रीलिम्स 2011 जो लोअर पीसीएस का एग्जाम था। तो पहला क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछा गया था, जैसे पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, ठीक है। सबसे पुराने राजवंश की अगर बात करूंगा तो ये कौन सा था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, मौर्य राजवंश हो जाएगा। देख सकते हैं सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व ने की थी, ठीक है। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक था। इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन रेडी नहीं होगा, आपका एक टॉपिक भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम में ये नहीं पूछ के ये पूछ लेगा कि मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट कौन सा, तो ये आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्राबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का जो था क्या था, ये राजदूत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत से पूछा गया था निम्न में से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। देखिए, गुलाम वंश से रिलेटेड इसमें कौन नहीं था, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इब्राहिम लोदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश से था, ये गुलाम वंश से नहीं था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक सिकंदर शाह लोदी का पुत्र था, जब उसकी मृत्यु हुई थी 17 में, तो उसके बाद गादी पर बैठा था, ठीक है। 21 अप्रैल 1926 को पानीपत का जो पहला युद्ध होता है बाबर के साथ, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये हार जाते हैं और बाबर यहाँ पे विजय हो जाते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और अपनी लाहौर राजधानी कहाँ बनाई थी, इनने लाहौर बनाई थी। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था जो ऐबक के गुलाम का दामाद था तथा बलबल इल्तुतमिश का गुलाम था, जो 1265 में गयासुद्दीन बलबल के नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया था। विजयनगर के संस्थापक थे। देखिए, हरिहर बुक का इंपॉर्टेंट है, 1336 के आसपास इनके इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एंड बुक का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर मतलब होता है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि कहाँ पे, कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट है। इस नगर की राजभाषा तेलुगु थी, इंपॉर्टेंट याद रखना, कन्नड़ नहीं थी। मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं कर्नाटका का कन्नड़ बोली जाती है, नहीं, बट यहाँ पे जो इसकी नगर की राजभाषा थी वो तेलुगु थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन करता है बहुत क्वेश्चन में। हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्याधर संत से आशीर्वाद से प्राप्त की थी। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था, किसको, सम्राट जहांगीर की बात करेंगे अगर, आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर श्रीनगर में, तो इनका दफनाया गया था लाहौर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 7 नवंबर, देखिए 7 नवंबर ये आपका 1627 होगा, ठीक है, को भीमवार नामक स्थान पर सम्राट जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर को लाहौर के रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। उल्लेखनीय है कि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, उसे पहले आगरा के आरामबाग में, अंतिम रूप से काबुल में, एक बार इनको पहले दफनाया गया था आरामबाग आगरा में, उसके बाद अंतिम रूप से इनको काबुल में दफनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अकबर को आगरा में सिकंदरा, आगरा के पास ही 20 किलोमीटर के आसपास उसके सिकंदरा जगह है, तो वहाँ पे दफनाया गया था, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो जहांगीर के टाइम पीरियड को यहाँ पे गोल्डन पीरियड ऑफ चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। तो बाबर के पुत्र हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान चित्रकला की नींव रखी थी, किंतु मुगल चित्रकला ने सर्वाधिक उन्नति जहांगीर के टाइम पे की थी। अब क्वेश्चन पूछेगा चित्रकला की नींव किसने रखी थी, तो हुमायूं के द्वारा, बट अगर हम पूछें सर्वाधिक उन्नति किसके टाइम पे हुई, तो जहांगीर के टाइम पे हुई थी। जहांगीर ने हेरात के आगा रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की तथा उसने छवि चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों को प्रोत्साहन दिया। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशन दास, मंसूर एवं अब्दुल हसन थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित हो,
मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये किस प्रकार की कृति है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन। पहला कुछ छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? ठीक है, जो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य है इसके लेखक यहाँ पे कौन है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। बंगाल विभाजन के दौरान गर्म दल के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने पूरे भारत में इस विभाजन को लेकर बहिष्कार आंदोलन चलाया। तिलक ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, और ये गर्म दल से थे। ठीक है, लाल बाल पाल, इनको याद रखना। ठीक है, 3 लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या हेतु? ठीक है, जो उषा मेहता थी किसके लिए फेमस थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन के द्वारा यहाँ पे किया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जब होता है 1940 के आसपास। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता भूमिगत होकर रेडियो का संचालन करती थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई। ये उस दल की सदस्य थी जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान नेतृत्व का अभाव होने के कारण रेडियो के माध्यम से सक्रियता निभाई थी। 8वां क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? फ्रेंच, डच, ब्रिटिश या फिर पुर्तगाली? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने भी देखा है गोवा के अंतर्गत जो ऑपरेशन विजय चलता है। ठीक है, 1961 के आसपास। तो यहाँ पे जो आपके पुर्तगीज थे, ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज थे और सबसे लास्ट में जो गए वो पुर्तगीज ही गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगालियों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघ जारी रखा। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे तथा 1961 में भारत छोड़ने वाले भी अंतिम थे। तो गोवा से ये गए थे। ठीक है, इसको याद रखना। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, अभी जो यूसीसी है उत्तराखंड पहला राज्य बना है, बट स्वतंत्रता से पहले से यहाँ पे गोवा में अंग्रेज पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पे ऑलरेडी यूसीसी इंप्लीमेंट किया था पहले से ही। ठीक है, अभी भी था। स्वतंत्रता के बाद पूछेगा पहला राज्य तो उत्तराखंड बना है, अगर पहले से पूछेगा तो यहाँ पे गोवा रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के भूगोल से, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला आपका यहाँ पे पड़ती है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? केरल में। केरल या तमिलनाडु के कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में दक्षिण भाग में पालघाट में स्थित है। पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कौडेमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां है, बांग्लादेश में प्रवेशापरांत गंगा क्या कहलाती है? जैसे गंगा उत्तराखंड से जब जाती है, उत्तराखंड के बाद ये यूपी में, ठीक है, तो भी क्रॉस होते हुए जब ये वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो इसको किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं पद्मा कहते हैं। ठीक है, तो फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, जहां इसे मेघना कहते हैं। देखिए मिलना याद रखना, ऐसे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलेंगी तो उसको मेघना कहेंगे, मतलब मिलना मेघना, मौसे में याद रख लो। और जैसे पद्मा कहेंगे जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लुधियाना हो जाएगा। तो पंजाब के प्रमुख औद्योगिक नगर लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, पठानकोट, मोगा, अबोहर, अमृतसर, जालंधर तथा कपूरथला है, जहाँ पर हौजरी के वस्त्र, खेल के सामान, आपने जो क्रिकेट के बल्ले वगैरह देखे होंगे यहीं पे बनते हैं। ठीक है, सिलाई मशीन, चीनी, साइकिल। अब देखिए बहुत से बोले तो जम्मू कश्मीर बोलेंगे, जम्मू कश्मीर बनते हैं, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला है विश्व का भूगोल। चंद्रग्रहण होता है, जो लूनर इक्लिप्स होता है वो क्या होता है? चंद्रग्रहण कब लगता है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, तो क्या होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य है आपका और यहाँ पे चंद्रमा है। ठीक है, इसके बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे चंद्रग्रहण लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा की कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे गुजर जाता है। एक वर्ष में 3 बार पृथ्वी के उपाध्याय से चंद्रमा गुजरता है, तो तभी चंद्रग्रहण लगता है। ठीक है, 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यहाँ पे कह रहा है प्लेनेट नहीं है, ग्रह इनमें से नहीं है। चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल या फिर बुध। तो इसमें से प्लेनेट कौन सा नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। ये क्या है? ग्रह नहीं है। ठीक है, चंद्रमा ग्रह नहीं है बल्कि पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्रह होने के लिए निम्न दशाओं का पाना होना जरूरी है।
जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसको यहाँ पे ग्रह माना जाएगा। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए जिससे वे गोल स्वरूप में ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ या यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ न हो। उल्लेखनीय है कि ग्रहों की यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान के प्राक सम्मेलन में निर्धारित की गई थी। इसी परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, अब कितनी हो गई है? 8 रह गई है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे अधिक समय यहाँ पे कौन लेता है? तो ये लेता है आपका शनि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से जो सूर्य का एक चक्कर लगाने की सबसे अधिक समय शनि लगाता है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, देखिए बृहस्पति 12 वर्ष लगाती है, मंगल 687 दिन लगाता है, पृथ्वी 365 दिन, आपको ये पता ही है, शनि 29 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है। अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पनामा नहर इसे उत्तरी अमेरिका से पृथक करती है। इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इस महाद्वीप का स्थान चौथा है और इस महाद्वीप में देशों की संख्या 15 है। जैसे ब्राजील हो गया, देखिए ये वाला, ठीक है, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, ये सब क्या आते हैं आपके यहीं पर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 16वां है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपने मैप में आप सही से पढ़ा है तो इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे। ठीक है। 17वां है इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? कालाहारी, गोवी, सहारा या फिर थार? तो सबसे बड़ा यहाँ पे रेगिस्तान कह रहा है, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सहारा। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 84 लाख किलोमीटर है। यह अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मलिस्तान इतने देशों के आसपास में फैला हुआ है। ठीक है। और थार रेगिस्तान जो भारत राजस्थान वाला जो रीजन है पाकिस्तान तक गया हुआ है। अगला है 18वां लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह क्या है? सबसे ज़्यादा लवणता इसमें से किसमें पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया था। तो डेड सी जो मृत सागर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लवणता है, मतलब सबसे खारा पानी है यहाँ पे। ठीक है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा मृत सागर में है जहाँ पे क्या है 238% है। सागरी जल के बाहर एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के क्षार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। लवणता को प्रति हजार व्यक्त करते हैं। ठीक है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 से 30 डिग्री के दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर, इसमें ध्यान देना। विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वानगाल या वान झील में है जहाँ पे 330% है। ठीक है। मृत सागर विश्व की सबसे नीची झील है जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करना और साथ में साथ कमेंट करना। आप लोग, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है यहाँ पे। ठीक है। एक आप जो भी मेहनत होती है इसके लिए मुझे इतना चाहिए होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। जो शंकुधारी वन है तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे क्या होता है ट्रॉपिकेट रीजन होता है, जो आपका शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है। इसे समशीतोष्ण कटबंधी भी कहा जाता है। यह उस क्षेत्र को इंगित करता है जो उष्णकटिबंधीय और शीत कटिबंधीय के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है। विश्व की एक बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। जनसंख्या एवं नगरीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 20वां क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या निवास करती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये 17% के आसपास है। ठीक है। तो पहला गलत और गलत ही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। हाँ, 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है और अभी तो माना जा रहा है कि 140 करोड़ प्लस हो चुकी है। ठीक है। 2001 से 11 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर 18.1 करोड़ प्रतिशत हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, ये भी आपका सही है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान देना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है दिल्ली, तो इसको आप राइट करेंगे। यहाँ पे कहीं भी यूटी और स्टेट की बात नहीं की हुई है, तो पहला गलत हो जाएगा, बाकी सही है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है। अर्थव्यवस्था से लेकर क्वेश्चन है, देखिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1980 में, 1980 में की गई थी इसकी शुरुआत।
तो संयुक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी हटाने हेतु 1978 में लाया गया था, जिसे 2 अक्टूबर 1980 को देश में लागू किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 1 अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है। अगला है 23वां क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है। इससे बोला गया कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है बोला गया है। ठीक है, पहला कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि या आर्थिक सहायता में कटौती। तो इसका जो गलत पूछा गया है, ठीक है, तो पहला जलवायु परिवर्तन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कृषि वैश्वीकरण में जलवायु का इतना कुछ प्रभाव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें से नहीं है बोला गया है। पहला है कॉर्पोरेशन बैंक, ये है, देना बैंक ये भी है, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक क्या राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विज्ञान से लिए क्वेश्चन है, देखिए साइंस के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। पहला आपका फिजिक्स से पूछ क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप या फिर वायु वेग। तो हाइग्रोमीटर जो होता है इससे हम लोग क्या नापते हैं, तो वातावरणीय जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे नापते हैं। तो देखिए हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायु के वेग को एनीमोमीटर द्वारा तथा अत्यधिक उच्च दाब का मापन पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण सहायता से किया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वास्तव में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने उष्मा की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 716 कैलोरी या 720 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन को है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। देखिए जो प्रेशर कुकर में आप लोग भी चावल वगैरह बनाते होंगे, खाना जल्दी बनने का कारण क्या होता है। कुकर में गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाष्प उबलते पानी में कम गर्म होती है, ऐसा ही नहीं होता है। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुदाब पानी के उबलते बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने के कारण उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा बढ़ती है, जबकि निम्न वायुदाब की दशा में उबाल बिंदु तथा उष्मा की मात्रा घटती है। 28वां है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है, उसको कहते हैं आपका दृष्टिपथ, रेटिना। रेटिना में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29वां, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो कलर बताने हैं। ठीक है, देखिए पहला है लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, जिसमें लाल, हरा और नीला। ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना, लाल, हरा और नीला, इन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। इनको मिलाने से द्वितीय रंगों पीला या मैजेंटा का निर्माण होता है। एक प्राथमिक एवं द्वितीय रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंग अथवा सभी द्वितीय रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। वास्तव में परावर्तन व अवशोषण के कारण विभिन्न रंगों का प्रभाव उत्पन्न व उत्पत्ति दिखने लगता है। ठीक है, 30वां है, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है। अब डेसिबल से क्या नापते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेसिबल से इंटेंसिटी ऑफ साउंड नापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप लोग आईपीएल मैच, क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, तो अभी आईपीएल चल रहे हैं, आपने देख ही रहेंगे। तो वहाँ पे जब महेंद्र धोनी की एंट्री होती है या चौके छक्के जब लगते हैं या कोई विराट कोहली की एंट्री होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो एकदम से वहाँ पे दिखा रहे हैं डेसिबल में कितने साउंड आ रहा है, 120, 125 इस टाइप से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब। तो उससे क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 31वां क्वेश्चन, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। क्यों तैरता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों तैरता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। किसका, मिट्टी के तेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसलिए घनत्व कम होने के कारण ये तैरता है। 32वां है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन जो होता है, इसके कारण यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, अगला है 31वां, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या फिर स्थितिज और गतिज दोनों होती है। तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती, कैसी होती है, ये होती है आपकी केवल गति ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, K=12 ठीक है। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस चीज़ से करते हैं, ये करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, तरल, गैस, ठोस या फिर घोल। ठीक है, तो ये एलपीजी आपने सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। सबसे एल्कोहल है, पानी, शहद या फिर गैरोसिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शहद हो जाएगा। ठीक है, जो हनी होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रेशम कीट पर पनपता है वे है। रेशम कीट जिन पर पनपता है, जो रेशम कीट होते हैं वो किस चीज़ पे रीठे की पत्तियों पर, बेड़ू की पत्तियों पर, आड़ू की पत्तियों पर या फिर सहतूत की पत्तियों पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो सहतूत की पत्तियों पर। ठीक है, अगला है 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस 2011 में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया था और 2022 में पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जीव में रक्त नहीं होता है, तो किस में यहाँ पे रक्त नहीं होता है, तो जो हाइड्रा होता है। ठीक है, किंतु ये सांस लेते पर इनमें रक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39वां, लाल रक्त कोशिकाओं जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं का निर्माण हमारे शरीर में के किस भाग में होता है, लीवर में, हार्ट में, वॉन मैरोज में या फिर किडनी में। तो किस में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है आपका जो ये अस्थि मज्जा में, किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, वॉन मैरोज में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40वां है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। ठीक है, इसमें से कह रहे हैं कौन से जो रोग का कारण बैक्टीरिया नहीं होता है, एड्स, डिप्थेरिया, हैजा या फिर काली खांसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा एड्स। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया से नहीं होता है, वायरस से होता है। ठीक है, HIV वायरस आप लोग सुनते हैं यहाँ पे। देखिए, ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने PDF आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। अगर मैं एक एक लाइन को यहाँ से करूँगा तो ये वीडियो 2-3-4 घंटे की हो जाएगी, तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। और मैं तो इस वीडियो का मतलब है कि आपको एक आइडिया आएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप किस तरीके से जो आगे आपके 35 दिन बचे हुए हैं लोअर BCS के लिए, आप उसकी तैयारी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 41वां है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन से हैं। तो आनुवंशिकता की अगर बात करेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेंडल, J.J. मेंडल। ठीक है, कृषि, पशुपालन एंड डेयरी। देखिए, अब साइंस के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 20 क्वेश्चन के आसपास साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो 15 से 20 क्वेश्चन अभी आपको देखेंगे आगे, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसी वजह से रेडी रहना है। और 50 नंबर के तो आपके रीजनिंग वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, नीम, यूरिया, एजोला या फिर पोटेशियम। तो किसको यूज करते हैं, तो ये किया जाता है आपका जो एजोला है। ठीक है, तो एजोला शैवाल सदस्य एक तैरती हुई फर्न है। जैव उर्वरक के रूप में यह धान की फसल के लिए लाभदायक है। साथ ही यह कुक्कुट, मछली और पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अगला है 43वां, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका U-238। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, U-238 यहाँ पे यूज किया जाता है। बीटी बैगन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीटी बैगन की एक किस्म है, नहीं, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित एक, हाँ, जो आनुवंशिकी रूप से जेनेटिक की जो मॉडिफाई की जाती है। ठीक है, तो परिवर्तित बैगन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो बीटी बैगन बैसिलस थ्यूरियन जीनिसस बैगन को बीटी कॉटन की भांति विकसित किया गया है। यह एक आनुवंशिक संशोधित फसल है। ठीक है, 45वां है, निम्नलिखित में से किसे लेजर का आविष्कारक किया, किसने लेजर का आविष्कार यहाँ पे किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले लेजर की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थियोडोर मेमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इनके द्वारा यहाँ पे लेजर की ये थी। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब आएंगे कंप्यूटर क्वेश्चन। यहाँ पे मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरापृष्ठ जो इंटरफेस होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडेम एक हार्डवेयर युक्त है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं, क्या, टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। CPU का तात्पर्य क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सीपीयू की संपूर्ण कार्य प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक या स्टोर। मेमोरी से प्राप्त सूचना एवं निर्देशों को प्राप्त करना फैचिंग कहलाता है। क्वेश्चन पूछेगा फैचिंग क्या होता है, तो मेमोरी से प्राप्त सूचनाओं एवं निर्देशों को प्राप्त करना फैचिंग कहलाता है। सूचनाओं को उन आदेशों में परिवर्तित किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझ सके तथा यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव कहलाती है। ठीक है, ये तीनों को समझा दिया गया है। अगला है 1+1 का द्विआधारी या बाइनरी एडिशन होगा। ठीक है, जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 से 8 तक होते हैं, इनको याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+2, ये क्या होता है 0 और 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, www का विस्तृत रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, विनाशक प्रोग्राम, उपयोगी प्रोग्राम, वायरफॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विनाशक प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक विनाशक प्रोग्राम है जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेरित किया जाता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल जाती हैं एवं एकत्रित जानकारी नष्ट हो जाती है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर या फिर CRT। तो इसमें से हार्डवेयर नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी असेंबलर क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52वां है कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है इसको कहा जाता है रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं रोम या रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछता है रोम क्या है, ये एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन, MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष हुआ था कब हुआ था। ठीक है, MS-DOS का ये हुआ था आपका 1981 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही संक्षिप्त रूप MS वर्ड है। यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में टेक्स्ट तथा फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। इसमें स्पेलिंग या ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित करने, ऑटो फॉर्मेट करने, मेल मर्ज जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा भी अनेक सुविधाएं इसमें हैं, जैसे MS वर्ड प्रोग्राम को खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कर स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम चुनने के बाद कैप्शन क्विडिंग विंडो में MS ऑफिस 2003 चुने तथा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करने पर यह प्रोग्राम खुल जाता है। ठीक है, 54वां है निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करेगा ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, IC नहीं होते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला है 55वां, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा एड्रेस। तो रैम का पूर्ण रैंडम एक्सेस मेमोरी है या स्थायी मेमोरी है, यह स्मृत तथा काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रैम क्या बोला गया है, अस्थायी बोला गया है। अभी हम रोम की बात पढ़ रहे थे, रोम क्या है, स्थायी मेमोरी है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, यह स्मृति तथा काम करती है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए पता एड्रेस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56वां क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे। उत्तराखंड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सीधे सुमन जिसके विरुद्ध लड़े थे वह था अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी राज्य में वंशागत शासन, गोरखाओं का आक्रमण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए गोरखाओं का तो होगा नहीं, ये बहुत पहले की बात है 1815 के आसपास, बट सीधे सुमन जी तो अभी की बात है 1900 के आसपास की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अमर शहीद सीधे सुमन का जन्म टिहरी गढ़वाल जिले की बट्टी बमुंड में जौल ग्राम में 25 मई 1916 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। 1930 में 14 वर्ष की अल्प आयु में नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा 15 दिन की जेल काटी। अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार से टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात शहीद हो गए। 1937 में इन्होंने सुमन सौरभ नाम के कविताओं का प्रकाशन किया था। 57वां है उत्तराखंड में वेट
वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको मूल्य संवर्धित कर कहते हैं, लागू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 58वां है, उत्तराखंड के 2011-12 बजट में पूंजी व्यय। अब देखिए ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है मेरा, जो बजट है अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट को रेडी कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, और खासकर यूकेपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए जो आपका 2024 और 25 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, और 2024 और 25 का जो बजट आया है, सॉरी 25 और 26 का जो बजट आया है, इसको आप रेडी करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको करेंगे नहीं, क्योंकि अभी लेटेस्ट डेटा के ऊपर ही आपको करना पड़ेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो उत्तर वाहिनी की बात करें, जो उत्तर की तरफ फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे देखिए कोसी, घाघरा, गंडक, ये तीनों क्या है, साउथ फ्लोइंग है या ईस्टर्न कह सकते हैं। सोन नदी आपको वेस्टर्न, ये आपका बिहार पटना में जाके मिल जाती है, नीचे से आती है। ठीक है, ऊपर को इस टाइप से गंगा ही बह रही है, तो ये नीचे से ऊपर को आ रही है। ठीक है, तो सोन नदी एक अफवाह उत्तरवाही है, ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमकुंड जो गोमुख हिमानी है। इस नदी की समतल से ऊंचाई 3900 मीटर है। गंगा वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा की वे सहायक नदियाँ जो हिमालय में निकलती हैं वे हैं यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये आपकी निकलती है हिमालय से। बाकी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय प्रदेश से निकलती हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन। और अभी रिसेंट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ईओ था या आरओ था, पूछा गया था, इनका आपका ईस्ट से वेस्ट फ्लोइंग लगाना है, जैसे वेस्ट या ईस्ट पूछ लेगा ऐसे। ठीक है, इनको लगाओ करके ऑर्डर में। तो इसमें सबसे पूर्व में हो जाएगी आपकी सोन रिवर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से विचार करना है और कुटुक पत्र से आंसर बताना है। पहला बोला गया उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बाहरी हिमालय मुख्यतः वनाच्छिद है, तो दूसरा भी आपका यहाँ पे सही है। भाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड का निचला क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, यह मुख्यतः वनाच्छिद क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणी के गिरिपथ प्रदेश 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी वाली संकरी पट्टी है। ठीक है, पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण का कारण क्या था? केंद्र सरकार की इच्छा, पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण, असंतुलित विकास और पिछड़ापन, या फिर पर्वतवासियों की विशिष्ट पहचान। देखिए कारण तो अलग अलग थे, पर मेन कारण की बात करेंगे तो असंतुलित विकास एवं पिछड़ापन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 63वां है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का कारखाना जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? तो एचएमटी का जो कारखाना है वो रानी बाग नैनीताल में। अभी ये कार्य में नहीं है, बंद है, बट ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हाँ ऑब्वियसली है। ठीक है, ये क्या है, सही है आपका, पहला आपका सही है, सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। हाँ ऑब्वियसली आपको पता है दोनों हैं, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ करवाने की जरूरत मुझे है नहीं। 65वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन तो आरओ ने भी, ईओ ने भी, साथ ही साथ आपका 2000 अपर पीसीएस का जो 2024 का पेपर हुआ था वहाँ पूछा गया था। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूके ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम का आता है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66वां है, उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थल है। मुंशियारी नहीं, मनसा देवी नहीं, बद्रीनाथ नहीं, फूलों की घाटी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी। 2005 में इसको कहा था। ठीक है, 1931 में पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर पिथौरागढ़ में? तो वशिष्ठ गुफा आपकी कहाँ पे है? तो ये आपकी टिहरी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गोलू देवता मंदिर जी जनपद में अवस्थित है। देखिए गोलू देवता का मंदिर दो जगह है, गोलू देवता का गोलजू का मंदिर चंपावत में भी है, और गोलजू का मंदिर अल्मोड़ा में भी है। ठीक है, दनिया के आसपास। ठीक है, तो इसमें चंपावत दिया नहीं है, तो अल्मोड़ा हम टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह जगह है? पूर्णागिरि, टनकपुर नहीं, कटारमल सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में है, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह स्थान अल्मोड़ा से लगभग 14 किलोमीटर की पश्चिम में स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल के कटारमल के पूर्व में निकट ही स्थित है। मंदिर की सूर्य मूर्ति पर चंदेल गढ़वाल शैली का प्रभाव है। ठीक है, इसको भी आप लोग देखना एक बार। चलिए, उत्तराखंड के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी?
कंचन भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, भूकंप या भूस्खलन। तो देखिए बेसिकली तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भूकंप को माना जाता है, कहीं पे भूस्खलन को माना जाता है, तो मोस्ट ऑफ हम उत्तराखंड को भूस्खलन की तरफ देखिए लैंडस्लाइड ज़्यादा आती है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को, देखिए 2010 में संस्कृत को यहाँ पे द्वितीय राजभाषा दर्जा दे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 73वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। ठीक है, किस रूप के, तो सिंगापुर के तर्ज पे उत्तराखंड में पर्यटन का विकास यहाँ पे किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74वां है कौन व्यक्ति गुमानी पंथ के नाम से विख्यात है, तो गुमानी पंथ के नाम से विख्यात है आपके लोकरत्न पंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए लोकसभा की उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो 5 सीटें हैं, जिसमें अल्मोड़ा की सीट एससी के लिए रिजर्व है, और राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है, तो उत्तराखंड की जगवाल भाषा है वो है आपकी जगवाल फिल्म जो है वो गढ़वाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड की जगवाल फिल्म गढ़वाली भाषा में बनी है। उत्तराखंड की प्रमुख राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा का दर्जा संस्कृत को प्राप्त है। गढ़वाल ब्रजमंडल के अंतर्गत पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग आते हैं। ठीक है, चलिए जाड़ उत्तराखंड की जनजाति से संबंधित है, तो जाड़ भोटिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 78वां क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उस टाइम पे जो थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है, टिहरी जल विद्युत इकाई उत्तराखंड में कहाँ है, भागीरथी या भिलंगना पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा को बनाती हैं, तो ये देवप्रयाग कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 81वां क्वेश्चन उत्तराखंड हरकंगा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये नाम है आपका हिमाद्री। क्या है आपका, हिमाद्री है। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ अभी इसको हाउस ऑफ हिमालयाज में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अगर हिमाद्री वहाँ पे नहीं होगा तो हाउस ऑफ हिमालयाज करना। ठीक है, 82वां है उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहाँ किया गया था वह था, तो प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो प्रजामंडल की स्थापना ये की गई थी आपकी टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, 83वां क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उत्तराखंड के अगर बात करेगा तो ये थे ए देसाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 84वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है, अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इसको अब हटा दिया गया है। अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन से कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है, ना आपका विधानसभा में जाएगा न राज्यसभा, न आपका विधान, ठीक है, लोकसभा में जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो एंग्लो इंडियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। बट अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसको अब हटा दिया गया है, यहाँ पे अब नामित नहीं होता है। ठीक है, चलो आप लोग बताएं, क्वेश्चन आप लोग कौन सा अमेंडमेंट किया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट संशोधन किया गया है जब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, आंसर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी देता हूँ क्योंकि आप कुछ सर्च करेंगे। ठीक है, पूरा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे आप लोग। 85वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखिए देखने लग रहा है उत्तराखंड सबसे छोटा हो जाएगा इन सब में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अब आते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, वो आपको अलग से करवाए जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से पूछी जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है इनकी। ठीक है, तो अलग से मैं कराऊंगा जब रीजनिंग स्टार्ट करूंगा, तो करवाए कुछ वीडियो मैंने करवाई, लिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके मैथ और रीजनिंग के बाद करंट अफेयर वगैरह किस टाइप से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए चलिए 129वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इनमें से किसने फ्रेंच ओपन, देखिए 2011 में पेपर हुआ है, तो फ्रेंच ओपन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो उस टाइम पे जीता गया था लीना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला है 35वें राष्ट्रीय खेल। अब देखिए अभी जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, तो इसको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्यक्ष बनाया गया है? ये सब करंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब है नहीं। अब विविध क्वेश्चन देख लेते हैं, विविध से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, करंट अफेयर यहाँ पे देखिए दिखा आपको 5 रहे हैं, बट ये अभी के टाइम पे इसका वेटेज यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं? तो विश्वनाथ आनंद आपका शतरंज, चेस रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आपका रेडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 34वां क्वेश्चन, प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। किस जो वॉशिंग मशीन होती है आपकी, वो किसके सिद्धांत पर काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल पे काम करती है या फिर डायलिसिस? देखिए इसका तो आंसर आपका राइटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अपकेंद्री बल पे कार्य करती है। ठीक है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तरकाशी में है, नीम आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 136वां है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है ए इंटिंगसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, क्लिकर सिद्धांत जिस विषय में समृद्ध है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजिंग या फिर डेथ? तो किसके ऊपर कार्य करता है? ये जो कार्य करता है वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 1 काल प्रभावन पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38वां है 100, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? Y2 की, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, गठिया, यूरिक अम्ल, तो यूरिक एसिड होता है। आवाज़ का प्रदूषण, डेसिबल, हाँ, एब्रोव हार्डवेयर। ठीक है, इसमें से बोला गया है कौन सा सम्मिलित यहाँ पे नहीं है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो देखिए एडोब का हार्डवेयर संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उपनगर भारत का चौथा धूम्रपान रहित स्मोक फ्री नगर घोषित हुआ है? तो 2011 के आसपास करंट अफेयर जो था इसके रिलेटेड ये हो जाएगा शिमला। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में सम्मिलित करना है। अब यहाँ बताना है कि आपको किस में मैच कर रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है एनियोमीटर, ये किस रिलेटेड कर रहा है? पवन वेग से, ऑप्शन ये थर्ड हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप नापते हैं, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से क्या थे? यहाँ पे आंता नापते हैं, ह्यूमिडिटी नापते हैं, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और बैरोग्राफ से वायु दाब नापते हैं, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। 3142 नहीं 3142, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो फ्लेमिंग के द्वारा जो खोज की गई थी वो किस चीज़ की गई थी? तो ये की गई थी पेनिसिलिन की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1945 में। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूरी में, उत्तराखंड में विंटर लाइन जो कि स्विट्जरलैंड में होती है खासकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिस तारीख को मनाया जाता है? तो एनवायरमेंटल डे की बात करेंगे तो 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 44वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने के लिए उपयुक्त होते हैं? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सेलाइनोमीटर या फिर सिस्मोमीटर? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर को द्रव घनत्वमापी को भी कहा जाता है, इससे किसी द्रव का घनत्व मापा जाता है। मल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अनेक भौतिक राशियों का मापते, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध आदि। ठीक है, सेलाइनोमीटर के द्वारा लवणता मापी जाती है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? बुक भी एक पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, एक बुक भी आपको रेडी करनी है, कहीं से पूछ सकते हैं, करंट से पूछ सकते हैं, स्टैटिक से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर के एम परिकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन चलिए अब बता ही देते हैं हम लोग, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 47/100, सिस्मोमीटर मापता है। सिस्मोमीटर यहाँ पे क्या नापता है? ये नापता है भूकंप। ठीक है, सिस्मोग्राफ भी इसको कहते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो स्पोक्स की कुल संख्या कितनी है? बीच में आपको तिल्लियाँ दिखने को मिलती हैं, वो कितनी है? 24 तिल्ली है। ठीक है, तो इनको आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से किसी एक वैज्ञानिक ने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी गैलीलियो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा
अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार्स, बाइनरी स्टार्स या फिर एस्टेरॉइड्स। इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आपका न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको जो इंपॉर्टेंट जो आगे वीडियो आएंगी आपके लिए, अभी इसमें बहुत से पेपर करवाने बाकी हैं तो इस सीरीज में, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लोअर अपर पीसीएस के 2002 से जो पेपर है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2024 तक के, क्योंकि अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आने वाला है जो आपका 29 जून 2025 को फ्री होने वाला है। इसके लिए आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।